अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेस। बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप डिफरेंस बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस में क्या डिफरेंस है। वैसे बेटा ये टॉपिक जो है प्रभाकर सर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। मैं बस इसको डिफरेंस बता रही हूँ ताकि आप लिंक कर पाओ कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हो और एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हो तो आप कितनी बड़ी गलती करते हो। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिफरेंस के थ्रू पढ़ेंगे। डिटेल आपको प्रभाकर सर के क्लासेस में मिलेगा जस्ट इसके बाद। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से केयरफुली सुनिए। फिर उसके बाद आप लोग जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे और बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर आउट होंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल नीट में भी आया था और इसके पहले नीट 2021 में भी आ चुका है। तो आप इसको करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस लग भी जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कहाँ पर कंडक्ट होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी यूकैरियोट की बात की जाएगी, क्योंकि हम लोग बस पढ़ लेते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो जब भी यूकैरियोट की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट के केस में कभी कभी पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, प्रोकैरियोट के केस में हमेशा बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर बात करना चाहो, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है, सबसे पहले ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में चलता कहाँ है। जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में चलता है, वो दोनों कंडीशन में चलता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की और टीसीए साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपका कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीसीए साइकिल की जब भी बात करते हैं हम लोग तो टीसीए साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो क्या डिफरेंस है टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंडक्ट वाले प्रोसेस में। तो पहले तो ये पढ़िए कि टीसीए साइकिल जो है वो हमेशा मैट्रिक्स में चलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आप चीज़ों को लिंक भी कर पाओ और समझ भी पाओ। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये इसका जो लिक्विड मटेरियल होता है मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स के अंदर आपकी क्या चलती है, टीसीए साइकिल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारी टीसीए साइकिल चलती है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे या इनर मेम्ब्रेन पर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंडक्ट होता है। तो पहला तो आपको ये पता चल गया। दूसरा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हम जो बोलते हैं वो किसके केस में बोलते हैं, प्रोकैरियोट के कि यूकैरियोट के। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि हम लोग ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यूकैरियोट के केस में बोल रहे हैं। प्रोकैरियोट के केस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको समझ आ गया। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक चेन प्रोसेस के थ्रू। चेन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को, टी मतलब ट्रांसफ़र, और चेन मतलब कि यहाँ पर एक से नहीं हो रहा है, यहाँ कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हो रहा है। ये चेन कैन इंडिकेटेड कि कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये सारे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन आपका इलेक्ट्रॉन दे देना, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों ही साथ में होने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो तब होगा ना जब कोई देने और लेने वाला होगा। तो यहाँ पर देने और लेने वाला है कौन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो कंडक्ट होता है उसमें डोनर कोई होगा और कोई एक एक्सेप्टर होगा, क्योंकि बेटा डोनर से ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एक्सेप्टर के थ्रू। जब कोई पैसा आप लगाते हो तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर कोई आप सामान बेच रहे हो तो खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो बेचना भी इम्पॉर्टेंट है तो ख़रीदना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो पहले इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, आपका टीसीए साइकिल से। तो टीसीए साइकिल जिसको आप क्रैब्स साइकिल कहते हो, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि NADH और FADH2 फॉर्म होता है। और ये NADH2 और FADH2 जो आपका क्या है, ये डोनर की तरह एक्ट करेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको,
इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बैठे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के ऑक्सीजन को। मतलब यहाँ पर डोनर कौन है, TCA साइकिल के दो NADH और FADH2, और यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर एक्सेप्टर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म में होगा, और डोनर किस फॉर्म में होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, क्योंकि ये दे रहा है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, ये ले रहा है, और यहाँ पर लेने वाला कौन है, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करके 2 हाइड्रोजन को भी ले करके ये क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर डोनर कौन है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ, और ये डोनर और एक्सेप्टर, ये डोनर से एक्सेप्टर के पास क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही केयरफुली सुनिए, इस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि डोनर और एक्सेप्टर कौन है और एक्सेप्टर करता क्या है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कहाँ बैठा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये 5 कॉम्प्लेक्सेस का नहीं है बेटा, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस का है। क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि ATP सिंथेस भी यहीं पर है तो ये इसी का पार्ट है, नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद है, अभी हम लोग पूरा उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा 1 से लेकर के 4, 1 2 3 4, 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, और ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में जो चौथा वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहीं पर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर इसको आप ध्यान से देखो, हम जूम करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कौन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, और 2 हाइड्रोजन को लेकर के ये क्या बना दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका क्या काम है, हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी इनकी। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिर्फ जो मकसद है वो सिर्फ, पहले तो आप ये समझिए कि कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4। दूसरा क्या काम है इसका कि ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में सेकेंड को छोड़ के जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, इन सभी का काम क्या है, हाइड्रोजन को पंप करना। अब ये हाइड्रोजन को क्यों पंप करते हैं ये हमको अभी आपको बताएंगे, क्योंकि विदाउट हाइड्रोजन कभी भी ATP का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्योंकि ATP का फॉर्मेशन करने के लिए आपको 4 हाइड्रोजन, कहीं कहीं 3 भी लिखा होता है, की ज़रूरत पड़ती है, तब जा कर के एक ATP का फॉर्मेशन होगा। अभी हम ATP सिंथेस में फिर से बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, अब ये हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, पंप करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से आप देखो हाइड्रोजन को पंप किया जा रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नहीं करता है पंपिंग, ये भी याद रखिएगा, 3 कर रहा है और 4 कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोजन की पंपिंग किधर से किधर होती है। तो हाइड्रोजन की पंपिंग अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो हाइड्रोजन की पंपिंग आपको कहाँ से कहाँ मिल रही है, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स से हम कहाँ हाइड्रोजन को पंप कर रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करने लगेंगे तो वहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, वहाँ स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ होता है, ठीक है। और ATP सिंथेस इस तरह से ऐसे दिख रहा है, ये जस्ट ऐसे ऊपर अपोजिट तरफ दिखेगा। तो यहाँ पर जो ये बात आपको क्लियर होगी कि मैट्रिक्स से हम कहाँ पर हाइड्रोजन को पंप करें। आप देखो ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से आप कहाँ हाइड्रोजन को पंप कर रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पर पंप किया आपने। यहाँ पर सारी क्या होंगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हाइड्रोजन को पंप करते हैं। तो पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 3 और 4 ये आपका क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पंप करते हैं। सेकंड नहीं करता, ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग जल्दी जल्दी में सेकंड वाले को भी लगा देते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि कितने हाइड्रोजन को पंप करता है, भाई ये भी तो बताओ। तो आपका पहला वाला जो है वो आपका 4 हाइड्रोजन को पंप करता है, तीसरा वाला जो है वो भी 4 को करता है, लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको आप क्या कह रहे थे, ऑक्सीजन वाला, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था, वो कितने हाइड्रोजन को कर रहा है, 2। तो ये गलती से ये भी मत लगा के आइएगा 4 4 4 ही रट ले, तो रटना नहीं है, आपको समझना है। सर आपको डिटेल में समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ पर बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाओ। अब यहाँ पर 4 ये किया, 4 ये किया, 2 ये किए, तो कितने हो गए, टोटल 10 हाइड्रोजन हो गए। और ये 10 हाइड्रोजन एक्यूमुलेट कहाँ हुए हैं बेटा, एक्यूमुलेशन कहाँ हुआ है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसका क्या हुआ, जितने भी हाइड्रोजन है वहाँ पर डंप किए गए हैं, वहाँ पर क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया है पूरा का पूरा यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब ये
जो हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हुए हैं इसको हम लोग प्रोटॉन एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। और इस प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेडियंट डेवलप हो गया। ग्रेडियंट जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा याद रखिएगा, आप मैट्रिक्स से अगर प्रोटॉन को यहाँ पंप कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या हो गया, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कहीं पर कोई चीज़ कम और कहीं पर ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हो, ग्रेडियंट। ठीक है, थ्रू द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट अभी आप पढ़ोगे जब एटीपी, जब आप पंपिंग वम्पिंग पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन का क्या होता है, ग्रेडियंट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन को पंप कर करके क्या किया जाता है, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन, या फिर इसी प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करते हैं। यहाँ पर इस प्रोटॉन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, आपका जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स में। ये किस में, ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक्यूमुलेट हुआ है तो उसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स होगा, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन मूव करेगा वैसे वैसे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन अगर की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, और हाइड्रोजन की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ये एक्चुअल में प्रोड्यूस क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है यहाँ पर पोटेंशियल के, अब इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ कौन करेगा, एटीपी सिंथेज, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। मैंने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी बताया। अब यहाँ पर एक और बात सुनिए, जैसे आपका एनसीईआरटी में ये थोड़ा पैटर्न दूसरा दिया है, हम लोग लैरेंजर और बाकी चीज़ों से बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का भी हम बता दे रहे हैं। जब 1 NADH की हम बात करेंगे तो वो हमें 2.5 ATP देता है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे बेटा तो वहाँ पर 3 ATP बोलोगे। अगर 1 FeDH2 की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कितना मिलता है, 1.5 ATP मिलता है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो 4 हाइड्रोजन की 1 ATP को फॉर्म करता है, वहाँ शायद 3 हाइड्रोजन 1 ATP को है। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि कौन आपका FeDH2 कितना ATP देता है और NADH कितना ATP देता है। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से करते हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, और बहुत एक क्वेश्चन आ चुका है, एटीपी सिंथेज को हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है कि एटीपी सिंथेज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। और यहाँ पर ये कहाँ है, इसमें F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये F0 जो होता है वो आपका मेम्ब्रेन से अटैच होता है और F1 फ्री फॉर्म में मैट्रिक्स की तरफ रहता है। और ये एटीपी सिंथेज जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ये आपका जो है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है, इसका काम क्या है, इसका काम है हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के एटीपी का फॉर्मेशन करना। मतलब कि व्हाट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम है प्रोटॉन को एक्यूमुलेट करना और प्रोटॉन मोटिव फोर्स या इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट करना। अब इसी प्रोटॉन का यूज़ कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जहाँ आप देख रहे हो ये सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब ये प्रोटॉन को पकड़ करके क्या कर रहा है, एडीपी से क्या बना दे रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, जब भी एटीपी सिंथेज बोलेगा तो मतलब एटीपी बन रही है। अगर यहाँ सिंथेटेज लग जाएगा तो एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ले करके आपका एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम एटीपी की सिंथेसिस करना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करना होता है, ताकि ये सारे प्रोटॉन्स जब आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ पकड़ के एटीपी का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियोस क्लियर होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।